आईएएस एग्ज़ाम में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा कि हम अभी जियोमॉर्फोलॉजी पर बातें कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने जो सिलेबस का हमारा पहला टॉपिक है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, उस पर बातचीत करना शुरू कर दिया था। पिछले क्लास में हमने उसे कॉमन लैंग्वेज में रियल लाइफ से जोड़कर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि ये जो है टॉपिक फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, इसको क्यों ना रियल लाइफ से जोड़ के देखा जाए। जब आप हम पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक, अगर उसको एक कोई ऐसा फॉर्म दे दिया जाए, स्टोरी फॉर्मेट दे दिया जाए, उससे आप कनेक्ट कर देते हैं उसको। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में हैं, अब वहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि आपने क्वेश्चन देखा और कंटेंट्स दिमाग में तुरंत आने चाहिए। जब आप एक ऐसे स्टोरी से अपने टॉपिक को कनेक्ट कर देते हैं कि भले ये टॉपिक आपके ध्यान में थोड़ा-सा उतर सकता है, लेकिन वो स्टोरी नहीं उतरेगा। तो अगर आप ये भूलें कहीं भी चीज़ें, तो आपको वो स्टोरी याद आ जाए कि इस तरीके से हम आगे बढ़े थे और वो हेल्प करे आपको इन कंटेंट्स को वापस आपके माइंड में क्लियर करने के लिए। इसीलिए हमने उस तरीके से बातें की थी। अब आइए फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल टर्म्स में टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में क्या बातें हैं। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ें, तो सबसे पहले हमें शुरुआत उसे पार्ट-पार्ट में तोड़कर उसे सरफेस लेवल पर समझने से करनी चाहिए। जैसे कि ये टॉपिक है कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक ही अपने आप में क्या कह रहा है, पहले इसके सेंटर पॉइंट्स में जो-जो बातें आती हैं, उसे देखना बेहतर होगा। तैयारी ऐसे होनी चाहिए कि आप सरफेस लेवल पे हैं, फिर आप बॉटम उतर रहे हैं समंदर में, समंदर की तरह, और फिर बिल्कुल गहरे उतर रहे हैं। इन तीनों लेवल पे जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि यूपीएससी देखिए जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, वो एप्लाइड फॉर्म पूछता है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है, उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर वो इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पूछेगा, एक क्वेश्चन की मैंने आपसे बात भी की थी। इस टॉपिक से पहले मैंने आपको बताया था कि इस पे कैसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। तो वो कहाँ जाएगा? जैसे फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, तो वो उसके एप्लाइड फॉर्म में इस तरीके से जाएगा कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में अगर हमें पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं रियल लाइफ में? गवर्नमेंट क्या करेगी? क्यों इस टॉपिक पे ध्यान दिया जाए या क्यों ये कॉन्सेप्ट में आया होगा? कि हम अलग-अलग लैंडफॉर्म्स को समझ सकें। अब जैसे माउंटेन्स हैं, तो मैं माउंटेन्स की अगर हम बेसिक समझ जाएँ कि ये किस तरीके से क्रिएट हुए हैं, किन फैक्टर से ये कंट्रोल होते हैं, तो आप ये बताइए कि माउंटेन्स में जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बेहतर तरीके से प्लानिंग करना आसान नहीं हो जाएगा? या जो वहाँ रह रहे हैं, वो इस तरीके से अपने आप को सूटेबल नहीं रख पाएँगे कि वो वहाँ जो चैलेंजेस क्रिएट हों, उनसे वो निपट सकें? क्या हो अगर उनको पता ही नहीं हो कि माउंटेन्स कैसे बिल्ड होते हैं, क्या उनका प्रोसेस है, उस एरिया में किस तरीके से चीज़ें रहती है, तो उनके मन में डर नहीं आ जाएगा कि कभी भी क्या फट जाएगा, कभी कौन-सा पहाड़ गिर जाएगा। लेकिन उन्हें उसका बेस पता है, तो ये चीज़ें जो है प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में आगे जाके चीज़ें मदद करती हैं, ये उसका एप्लाइड फॉर्म है। यूपीएससी इन्हीं चीज़ों से निकाल कर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उनका आंसर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसके फंडामेंटल्स को तो समझें, बेसिक्स को तो समझें। तो आइए फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स में एक ये है क्या? फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। तो क्यों ना पहले सरफेस लेवल पर इसी को समझा जाए। जैसे यहाँ कोर में क्या है? लैंड फॉर्म।
लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले यही समझ लेना चाहिए कि लैंडफॉर्म्स क्या है। फिर उसके बाद कि अगर लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये जान लें कि लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट क्यों होता है। और फिर अंत में किसकी बात हो रही कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। अब जानते हैं कि फैक्टर्स जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं वो क्या है। इस तरीके से जब आप जाएंगे तो एक सही प्रोसेस हो सकेगा और आप टॉपिक को इस तरीके से सीख पाएंगे जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आपको वहाँ दिमाग में स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा आंसर का। तो उसके लिए सिस्टमैटिक एक प्रोसेस में जाना बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें एक फ्लो में आपके दिमाग में हो। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए, मैं जो ये बातें कर रहा हूँ वो इसलिए ताकि एक बैकग्राउंड तैयार हो सके। आप कोई भी टॉपिक हो तो आप इस तरीके से आगे बढ़ सकें। अब देखिए, मैं रियल लाइफ़ की बात करूँ, थोड़ा-सा कनेक्ट करते हैं इसको, कि जैसे मैंने बातें की इस तरीके से किया जाना चाहिए या नहीं। पहले ये भी साबित हो जाए कि ये सच्चा रास्ता है या नहीं। एक सवाल है मेरा आपसे। अब देखिए, जब आपने मान लीजिए डिसाइड किया होगा कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन देनी है, उसकी तैयारी करनी है, तो आपने क्या किया होगा? सबसे पहले यही समझा होगा कि ये है क्या ये एग्ज़ाम? इस एग्ज़ाम के बारे में कलेक्ट किया होगा। उसी जैसे कि हम यहाँ लैंडफॉर्म्स के बारे में पहले जानेंगे कि ये क्या होता है। फिर दूसरा स्टेप आपने क्या लिया होगा? अब जब आप जान गए हैं कि आपको ये करना है, अब दूसरा क्वेश्चन तो आप खुद से यही पूछेंगे कि अगर ये मुझे करना है तो क्यों करना है? अगर ये सवाल आप खुद से नहीं पूछेंगे, बिना किसी पर्पस के आप इसको करने चले जाएँगे, तो क्या आप सही से कर पाएँगे? क्या निभा पाएँगे आप? क्योंकि आपके पास तो पर्पस ही नहीं है। तो दूसरा आप ये क्लियर करते हैं कि मुझे ये क्यों करना है? क्या करना है क्लियर हुआ, फिर क्यों करना है क्लियर हुआ और अंत में आप क्या करते हैं? अब आप देखते हैं कि इसको करने में क्या-क्या फैक्टर्स लगेंगे, किन-किन फैक्टर से इसकी तैयारी जो है वो कंट्रोल होती है। क्या आप ऐसा नहीं करते? तो क्या ये जुड़ी हुई नहीं है चीज़ें? इस तरीके से आप जोड़ के देखिए चीज़ों को। कोई भी चीज़ जो है जब इस तरीके से आप रियल लाइफ़ से कनेक्ट करेंगे ना तो उसको पढ़ने में एक अलग ही इंटरेस्ट आता है, प्लस चीज़ें बहुत आसानी से आपके अंदर समाती चली जाएँगी। आप ईज़िली उसको कलेक्ट कर पाएँगे अपने अंदर। नहीं तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अपने आप में चीज़ें बहुत सरल होती हैं अगर हम उसमें सही सिस्टम, सही प्रोसेस को फ़ॉलो करें तो। अब चलिए फ्रेंड्स आते हैं टॉपिक पर। लैंडफ़ॉर्म्स क्या है? लैंडफ़ॉर्म्स रेफर टू स्मॉल टू मीडियम साइज़्ड पार्शल्स ऑफ द अर्थ सरफेस। एग्ज़ाम्पल माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज़ ईटीसी। चीज़ें बिल्कुल सिंपल रखें आप, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ ना करें कभी। अब अर्थ है हमारा, इस पे अलग-अलग टाइप के आप इंडिया की ही बात कर लें, तो कहीं हम नॉर्थ में माउंटेन्स देखते हैं, कभी उसी में थोड़ा नीचे आ जाएँ तो प्लेन्स देखते हैं, गैंजेटिक प्लेन्स ये सब हमारे प्लेन्स हैं। फिर थोड़ा नीचे आ जाएँ तो प्लेट्यूज़ भी हैं हमारे डेक्कन प्लेट्यू, विंध्यास, सतपुड़ाज़ ये सब चीज़ें हम देखते हैं। फिर चारों बगल समुद्र से भी घिरी हुई है तो कोस्टल कोस्टल लैंड्स मीन्स अलग-अलग तरीके के लैंड फ़ॉर्म्स। तो अर्थ का एक पार्ट है लेकिन अलग-अलग जगह पर अलग-अलग साइज़ के हैं। कहीं पर बहुत हाई है, कहीं पर बिल्कुल लो है, कहीं पे मिडल लेवल की है। तो ये हैं हमारे लैंड फ़ॉर्म्स। जब भी आप देखें, डेफ़िनिशन्स ही देखें, उसे समझने की कोशिश करें, तो उसे विज़ुअलाइज़ करने की भी कोशिश करें। कि जैसे हमने बात की कि लैंड फॉर्म्स refers to small to medium sized partials of the earth's surface। स्मॉल टू मीडियम साइज्ड की बात कर रहा है। तो स्मॉल में आप क्या दिमाग में ला सकते हैं कि प्लेन्स जो हैं हमारे, आप देखिए हरियाणा से लेके यूपी होते हुए बिहार होते हुए ये पूरे प्लेन्स हैं। तो इन्हें विजुअलाइज कीजिए, मैप को दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए। फिर थोड़े से बड़े
आप चले जाइए, हिमालयाज़ को दिमाग में लाइए, माउंट एवरेस्ट, अरावलीज़, ये सब चीज़ें हैं। इस तरीके से विजुअलाइज़ करके आपको देखना चाहिए चीज़ों को। ज्योग्राफी इज़ मैप बेस्ड। मैप इस तरह से मॉडल से आप पढ़ेंगे तो एक अलग तरह की आपके अंदर कलेक्शन पावर आ पाएगी। आप सिंपली अगर सिर्फ़ इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। याद कभी मत करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इससे होगा कि आप इस तरीके से देखेंगे तो वहाँ आप खुद से क्रिएट कर पाएँगे चीज़ों को, खुद से ही अपने माइंड में क्रिएट कर लेंगे ये मुझे लिखना है और वहाँ उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि क्वेश्चंस बने-बनाए नहीं आते, आपको बनाना पड़ता है आंसर और अपने लैंग्वेज में बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि व्हाई डू लैंडफॉर्म्स डेवलप कि लैंडफॉर्म्स के बारे में तो हमने जान लिया। अब ये लैंडफॉर्म्स डेवलप होते क्यों? ज़रा उसे जानने की कोशिश करते हैं। Earth's crust is a dynamic entity and it moves horizontally and vertically. हमारा जो अर्थ है उसका जो क्रस्ट है, अर्थ के अपर पार्ट को क्रस्ट कहते हैं। आगे जाके हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, क्रस्ट, मेंटल कोर जो बातें होती हैं। तो अपर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। तो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो डायनामिक है। डायनामिक कहने का मतलब गतिशील, मूव करता रहता है। आप देखिए अंदर से कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी वोल्केनो निकल के आ जाते हैं, कभी कुछ होता रहता है अर्थ में मूवमेंट। तो अर्थ जो है वो डायनामिक है, कभी वर्टिकली मूव करता है ऊपर-नीचे, जैसे कि आप देखिए कि वोल्केनो में होता है, ऊपर ची अर्थ के अंदर की चीज़ें ऊपर आ जाती हैं। फिर अर्थक्वेक में आप देखिए कि हॉरिज़ॉन्टली भी मूव करता है, ऐसे-ऐसे धरती काँपने लगती है क्योंकि प्लेट्स आपस में टकराते हैं। तो अर्थ जो है वो मूव करता रहता है क्योंकि वो एक डायनामिक एंटिटी है, ऐसा बना ही है हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है। Due to geothermal gradient, the internal energy generated within the earth is not uniform, and these internal forces create different types of high and low land surfaces called landforms. कह रहा है कि अर्थ के अंदर एक जियोथर्मल ग्रेडियंट है। जियोथर्मल कहने का मतलब अर्थ का जो हीट है, आप जानते हैं कि अर्थ के आप जितना अंदर जाते चले जाएँगे, हीट उतनी बढ़ती चली जाती है और कोर में तो सुपर हीट होती है। तो चूँकि हीटेड है और आप जानते हैं कि अर्थ बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है अपने आप में, उसमें ग्रेडिएंट बने हुए हैं, चीज़ें इधर से उधर मूव करती हैं। तो वो जो हीटेड ग्रेडिएंट अंदर बना हुआ है, ग्रेडिएंट मतलब ढलान आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो अंदर में जो हीट है, उससे होता क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी है अर्थ के अंदर, अलग-अलग तरह की एनर्जीज़ हैं। बिना एनर्जी के तो कुछ भी काम नहीं करती, आप जानते हैं। ये जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, ये सब फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो जो एनर्जी है हमारे अर्थ के अंदर, वो यूनिफ़ॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हीट है। हीट चीज़ों को क्या करता है? एक जैसा रहने नहीं देता। आप सॉलिड हैं, आपको पिघला देगा। कहीं पे हीट कम मिली, तो उसको आपको फिर आप थोड़े-से टाइट हो सकते हैं। हीट ज़्यादा मिली तो आप फिर से पिघल जाएँगे। तो चीज़ें बदलती रहती हैं जियोथर्मल ग्रेडिएंट की वजह से। जो हमारा इंटरनल एनर्जी है अंदर में, अर्थ के अंदर, वो एक जैसा नहीं रहता हमेशा। तो चूँकि बदलता रहता है, तो उससे होता क्या है, ये जो इंटरनल फ़ोर्स हैं अंदर में, जिसे बाद में हम पढ़ेंगे एंडोजेनेटिक फ़ोर्स भी इसे कहा जाता है। तो ये जो इंटरनल फ़ोर्स हैं धरती के अंदर, वो अलग-अलग तरीके हाई और लो लैंड सरफेस क्रिएट करते हैं। कभी एनर्जी ज़्यादा हो गई, तो अर्थ को स्पेशल थ्रस्ट मिलता है, स्पेशल पावर मिलती है, तो बड़े किस्म के लैंड फॉर्म्स डेवलप हो सकते हैं। एनर्जी थोड़ी-सी लो हुई, तो लो किस्म के लैंड फॉर्म्स डेवलप हो सकते हैं। देखिए चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं कि नहीं, चा सारी चीज़ें आपकी लिंक होनी चाहिए। यहाँ भी बात की जा रही है कि स्मॉल टू मीडियम साइज़ लैंड पार्शल्स अलग-अलग तरीके के। तो देखिए उसे आप आगे कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं? कि जो इस तरीके से फ़ोर्स होती है उस वजह से अर्थ में चूँकि जियोथर्मल ग्रेडिएंट है, इंटरनल फ़ोर्स किस तरीके से काम करते हैं, उससे इस वजह से ऐसे-ऐसे लैंडफ़ॉर्म्स डेवलप हो जाते हैं। The intensity of internal and external forces is not the same everywhere on the earth surface. अब
धरती के अंदर की बात की गई कि इस तरीके से जियोथर्मल ग्रेडिएंट की वजह से ये चीज़ें होती हैं। अब कहा जा रहा है कि जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जिनकी वजह से ये लैंडफ़ॉर्म्स डेवलप होते हैं, वो अर्थ सरफेस पे हर जगह एक जैसा नहीं है, हर जगह एक जैसा नहीं है। यहाँ दोनों फोर्सेस की बात की जा रही है। अब देखिए इंटरनल थ्रस्ट से मान लेते हैं एक माउंटेन का क्रिएशन हुआ, माउंटेन क्रिएट हुआ। एक ऐसे जगह पे क्रिएट हुआ जहाँ के आस-पास वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो वाटर फ्लो अगर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगी? माउंटेन्स को धीरे-धीरे काटती चली जाएगी। तो हो सकता है आगे जाके उस जगह पे जो वो लैंडफ़ॉर्म है, वो जल्दी उसकी लेवलिंग हो जाए, वो जल्दी छोटा हो जाए। कोई एक और ऐसा जगह है जहाँ पे लैंडफ़ॉर्म क्रिएट हुआ उसी इंटरनल थ्रस्ट से, वहाँ पे आस-पास पानी-वानी कुछ नहीं है। तो वो जो लैंडफ़ॉर्म है वो लंबे समय तक बड़ा बना रहेगा। इसी वजह से जो है, कहीं पे हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कुछ और है, कहीं पे कुछ और है। हर जगह आपको धरती पे माउंटेन्स ही दिखें तो एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। हर जगह आप प्लेट्यू देखिए तो एक जैसे नहीं दिखाई देंगे। हर जगह वोल्केनोज़ की आप देखिए इरप्शन तो एक जैसी आपको नहीं दिखाई देगी। तो ये चीज़ें जो हैं, कंट्रोल होती हैं अलग-अलग बातों से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने देखा कि क्या फैक्टर्स हैं जो लैंडफ़ॉर्म क्या होते हैं, पहले हमने वो समझा। फिर देखा कि अब लैंडफ़ॉर्म्स क्यों डेवलप होते हैं। अब बात आएगी हमारी कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो लैंडफ़ॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम उस बात पर आएँगे कि उन फैक्टर्स के बारे में बात करें और फिर आगे चल के हम देखेंगे आपकी इन सारी बातों को रियल लाइफ़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और यूपीएससी के माइंड को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।